की कहानी है बुद्धिमान माँ। ये कहानी है रामपुर गांव की, जिसमें बहुत पहले वहाँ एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सुखी परिवार था और सब लोग आराम से रहते थे। ये जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारे पिताजी ने इतने ढोर ढंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुखी से रह सके। हाँ, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना अब भी याद है। मुझे खलिहानों में काम करना बहुत भाता रहा है। वो किसान का बेटा था और अपने पिता की ही तरह खेती बाड़ी करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना आदि। फिर भी अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से उसे बहुत प्यार था। बेटा, साधु और राधु तुम्हारे पिता को दोनों की सफलता पर बहुत खुशी भी थी, पर जमीन के प्रति तुम्हारे इस प्यार की वो बहुत कद्र करते थे और इसलिए अपने आखिरी समय में उन्हें किसी तरह का दुख या कलेश नहीं था। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो और इस विशाल घर में तुम लोग मिलजुल कर साथ रहो। हाँ हाँ माँ, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। साधु बुढ़िया का सबसे बड़ा बेटा, जो कि पंडित था। गांव और उसके आसपास के लोग साधु से कई मामलों में राय लेने आते थे। सो साधु का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। राधु वकील था और वकालत से उसे भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मुश्किल ये थी कि विधु का काम मेहनत मशक्कत का काम था। वो सुबह से शाम तक खेतों में रहता। उसके मुकाबले बाकी दोनों भाई काफी आराम की जिंदगी जी रहे थे। इससे विधु की पत्नी बहुत दुखी थी। मेरे भाई के यहाँ से छुट्टी आई है। उसने हमें अपने घर पर छुट्टियां बिताने का न्योता दिया है। कुछ दिनों पहले ही उसने अपना घर बनाया है और वहाँ गृह प्रवेश कराना चाहता है। पर मैं कैसे जा सकता हूँ? इतना काम जो पड़ा है। आप सदा यही कहते हैं, तो क्या हम सभी कहीं नहीं जा पाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ। जी नहीं, जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाग्यवान जैसा आप चाहोगी वैसा ही होगा। क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है, जबकि आपके भाई तो लंबी चादर तान कर पड़े रहते हैं। आखिरकार आप तो उनके हिस्से की जमीन की देखभाल भी करते हैं और वो अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने यहाँ वहाँ चले जाते हैं, और एक हम हैं जो हमेशा यहीं अटके रहते हैं। ये तो अन्याय ही हुआ। विधु की आंखों में अब नींद कहाँ। आप तो मेरी बात मानिए, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सके। उससे आपको अपने लिए कुछ समय भी मिलेगा। फिर तो विधु के कानों को हर रोज यही बात सुननी पड़ती और विधु को लगा कि शायद उसकी पत्नी ही सही है। मेरा काम मेरे भैया के काम से ज्यादा अहम है। मेरी ही वजह से दोनों इतने ठाठ से आराम से रहते हैं, उसने सोचा। एक रोज जब सब नाश्ता कर रहे थे, विधु ने माँ और भाइयों से कहा, माँ, अब मैं अलग होना चाहता हूँ। मुझे अलग कर दो। क्या कह रहे हो विधु? तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक रहो। यकायक क्या हुआ? अगर विधु यही चाहता है तो यही सही। ठीक है, लेकिन मेरी बात गांठ बांध के सुन लो। विधु, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि खेती बाड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मेहनत का काम है, पर बाकी काम उतने ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण होते हैं। इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा। मेरे बच्चों, किसी भी जरूरी काम को करने से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना हमारी परंपरा रही है। कल हम सब लोग वहां चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम संपन्न करेंगे। बेटों ने बात मान ली और अगले दिन अपनी पत्नी और माँ के साथ यात्रा पर निकल गए।
मंदिर में दर्शन के बाद वो लौट ही रहे थे तो माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की एक दुकान थी। जब तीनों भाई रुपयों की थैली ढूंढने लगे तो थैली नदारद थी। ओह, मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे माँ को सौंपा था। अब तो एक ही उपाय है, मैं बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों गांव जाकर कुछ काम ढूंढना और कुछ पैसे कमाकर लौट आना यहाँ पे। पैसे के बिना ना तो हम कुछ खा पाएंगे ना घर लौट पाएंगे। अब क्या करें? बेटों ने राय मान ली। तीनों भाई 3 अलग अलग दिशाओं में गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते विधु को कुछ लोग मिले जो किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। क्या बात है मित्रों, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? एक गांव वाला बोला, जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? गांव वालों ने खुशी से कहा, चांदी की 100 मुद्राएं। गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो, उन्हें सूखने दो, उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक 100 मुद्राएं दे दी, जिन्हें देखकर विधु मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते राधु ने भी पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वैसे तो बहुत संपन्न दिखता था पर किसी वजह से परेशान था। किस बात की चिंता है मित्र? तुम उदास दिखते हो। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? आदमी ठंडी सांस भरकर बोला, जी आप कर सकें तो। हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिताजी ने हमारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हमने फैसला किया कि बिल्ली अब सबकी साझी होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक होंगे। बहुत अच्छा। तो वो एक दिन बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल में भीगी हुई पट्टी बांधी। मेरी बिल्ली को आंच अच्छी लगती थी, सो वो चूल्हे के पास जाकर सो गई। तो इस कारण से तुम इतने दुखी हो? यहां से तो मेरे दुख की कहानी शुरू होती है। एक चिंगारी उस तेल सने कपड़े पर पड़ी और उसने आग पकड़ ली। वहां से आग आसपास के घरों में फैल गई और सब जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर पर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। पंचायत में क्या हुआ? पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वो मेरे हिस्से की थी, इसीलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा। पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। राधु वकील था, गहरी सोच में पड़ गया और जल्दी ही समस्या का बहुत सरल सा हल ढूंढ लिया। चिंता ना करो मित्र, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? चांदी के 500 सिक्के। तो ठीक है, जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो। मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। जब राधु गांव पहुंचा तो वट वृक्ष के नीचे अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सबकी बात सुनने के बाद, क्या ये सच है कि तुम्हारा नुकसान बिल्ली ने किया है और ये भी इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? गांव वालों ने कहा, हाँ भाई हाँ। क्या आप मानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? गांव वाले बोले, हम मानते हैं। बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी। उसकी 3 टांगें जो ठीक थी उनकी वजह से ही भाग सकी। हाँ सच है, अपनी 3 टांगों पर ही वो भाग सकी थी। तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। राधु अपने शब्दों का असर देखने के लिए थोड़ा सा रुका। हाँ सच है,
अपनी 3 टांगों पर ही वो भाग सकी थी। तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। राधु की बुद्धि ने सबको अचंभे में डाल दिया और सभी हामी में अपना सर हिलाने लगे। फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राधु को चांदी की 500 मुद्राएं दे दी। राधु पैसे लेकर मंदिर लौट आया, जो सबसे बड़ा था। चलते चलते एक घर के किसी कोने में उसको रोने की आवाज सुनाई दी। वो घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक दरबान भी खड़ा था। ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? कौन रहता है यहाँ? श्रीमान, यहाँ राजा के मंत्री महोदय रहते हैं। क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? दरबान मंत्री से आज्ञा लेकर साधु को घर के भीतर ले गया। स्वयं मंत्री महोदय आंसू से भर चुके थे। क्या बात है मंत्रीवर? यदि आप मुझे अपना कष्ट बताएं तो शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। चिंता ना करें पूज्यवर, यदि हाथी का वजन पता लगाने में मैं आपकी सहायता करूं तो मेरा पुरस्कार क्या होगा? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। मंत्री जी, आप मुझे उस हाथी के पास ले चलिए। वहाँ से हाथी को एक ऐसी नदी के किनारे ले जाया गया जहाँ बहुत सी नौकाएं खड़ी थी। कृपया महावत से कहिए कि हाथी को नाव में खड़ा करे। ऐसा करते ही नौका पानी में धंसने लगी और धंसना रुक गया। जहाँ नौका धंसी है कृपया वहाँ निशाना लगाइए। उसने वहाँ खड़े अफसरों से कहा, जो उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। अब हाथी को बाहर निकालकर उसे बड़े बड़े पत्थरों से भर दीजिए और तब तक भरते रहिए जब तक नाव पुराने लगे हुए निशान तक धंस न जाए। इन पत्थरों को अब तौलिए, इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। मंत्री महोदय इस कदर खुश हुए कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ उन्होंने साधु को और कुछ भी वस्तुएं भेंट दी। साधु उन्हें मंदिर लेकर लौटा, जहाँ सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भरपेट भोजन किया और चलने की तैयारी करने लगे। तभी माँ ने पैसों की वो गुमी हुई थैली निकालकर अपने बेटों और बहुओं को दिखाई। मैंने इसे जानबूझकर छिपा दिया था। उसका स्वर गंभीर था। मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम का अपना महत्व है। विधु और उसकी पत्नी को बहुत ही पछतावा हुआ कि उन्होंने परिवार को बांटने की बात सोची। फिर सब घर लौट आए और कई वर्षों तक एकजुट होकर रहे। बुद्धिमान माँ को संतोष था कि उसके परिवार में जो छोटी सी दरार पड़ गई है वो अब भर चुकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी है रामपुर गांव की। इस गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहा करता। रघु के पास रहने के लिए एक छोटा सा घर और खेती करने के लिए एक छोटा सा खेत था, जिससे रघु की गुजर बसर हो रही थी। रघु रोजाना अपने खेत पर जाता और वहां काम करता। रघु के दिन आनंद से गुजर रहे थे। एक दिन रघु खेत से घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, अब की बार तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। बहुत गर्मी है और तापमान भी 40 के पार पहुंच गया है। भाग्यवान, मेरा तो गर्मी के मारे जी घबरा रहा है। जी, आप थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। रघु की पत्नी रसोई में चली जाती है और उसके लिए नींबू पानी बनाकर लाती है और कहती है, जी, ये लो ठंडा ठंडा नींबू पानी, गर्मी से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। क्या फायदा इस नींबू पानी का? ये फ्रिज का पानी थोड़ी है।
ये तो हमारे घड़े का ही तो पानी है। खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए तो घड़े का पानी ही फ्रिज का पानी है। लाओ मैं पी लेता हूँ। रघु नींबू पानी पीकर आराम करने लग जाता है। अगले दिन सुबह होती है। रघु रोजाना की तरह फिर खेत पर काम करने चला जाता है। उस दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी। गर्मी से रघु की हालत खराब हो जाती है और बेहोश होकर खेत पर गिर जाता है। तभी वहां से एक राहगीर जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र रघु पर पड़ती है। अरे ये तो धूप में पड़ा है, मुझे इसको जाकर देखना चाहिए, इसको क्या हुआ है। तभी राहगीर रघु को पानी पिलाता है और उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़ देता है। अरे भाग्यवान, मेरी तो आज गर्मी के मारे जान ही निकल गई होती। भला हो उस इंसान का जिसने आकर मुझे धूप से उठाया और अब पानी पिलाया, और तो और मुझे घर तक छोड़ गया। आप इतनी गर्मी में खेत पर मत जाया करो। और हाँ, आपको कुछ हो गया तो आपके बाद हमारा क्या होगा? भाग्यवान, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। काम तो हमें करना ही होगा ना। मेरा बहुत दिनों से सपना था कि ऐसी गर्मी से बचने के लिए हम एक कूलर खरीद लें, जिससे हमारी गर्मी कट जाए। और आप भी खेतों पर काम करके आते हो तो कूलर की ठंडी ठंडी हवा में आपको भी राहत मिलेगी। लेकिन भाग्यवान, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो कूलर खरीद लें। कूलर तो बस गांव में मुखिया को छोड़कर एक दो के पास ही है। आप ऐसा करो ना, जमींदार से पैसे उधार ले लो। जब फसल होगी तो उनके पैसे चुकता कर देंगे। ठीक है भाग्यवान, आप ज़्यादा जिद कर रही हैं तो मैं चला जाता हूँ। रघु जमींदार के पास कर्ज लेने चला जाता है। सेठ जी, हमें 1000 रुपये की ज़रूरत है। फसल होगी तो ब्याज सहित आपके पैसे चुकता कर देंगे। हाँ बिल्कुल, ले जाओ, लेकिन समय पर ब्याज सहित लौटा देना। जमींदार रघु को पैसे दे देता है। रघु पैसे लेकर सीधा कूलर की दुकान पर जाता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। रघु से पैसे तो चुकेंगे नहीं, इसे मजबूर होकर अपना खेत मेरे नाम करना ही होगा। खेत में फसल होगी तभी तो चुकाएगा पैसा। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है फसल की लेके। मैं इसकी फसल को ही बर्बाद करवा दूंगा तो इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो मजबूर होकर इसको खेत देना ही होगा। भैया, ये कूलर कितने का दिया है? मुझे कूलर खरीदना है। हाँ भैया, ले लो ना, ये कूलर 5000 रुपये का दिया है। रघु कूलर की कीमत सुनकर भौचक्का रह जाता है, क्योंकि उसके पास तो केवल 1000 रुपये ही थे। रघु बेचारा दुकान से लौट आता है। तभी उसकी नज़र एक कबाड़े की दुकान पर पड़ती है, जहां उसे एक कूलर दिखाई देता है। अरे भाई, ये कूलर चालू है क्या? हाँ भाई, चालू है। आपको खरीदना है क्या? हाँ भाई, लेकिन भाई ये कूलर है कितने का? भाई जी, ये कूलर 1000 रुपये का है। रघु कूलर लेकर घर आ जाता है। कूलर को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। रघु कूलर को चलाकर देखता है। अरे वाह, ये तो कितनी ठंडी हवा दे रहा है। आज तो मेरा कूलर का सपना पूरा हो गया। अरे भाई रंजू, यार रघु के पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? वो तो यार कूलर ले आया है। भाई रामू, ऐसे तो मैं भी कूलर खरीद ला सकता हूँ यार। कल सेठ जी से पैसे उधार लेकर आया है। भाई रंजू, ये तो गलती कर दी रघु ने। अब कभी उसके पैसे नहीं चुकता कर पाएगा रघु। जमींदार एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। उसकी घर और खेत सब अपने नाम करा लेगा। अब तो जीवन भर रघु जमींदार के लिए ही कमाएगा। अरे भाग्यवान,
सुनो तो, मैं खेत पर जा रहा हूँ, देख आता हूँ फसल कब तक पक जाएगी। रघु खेत पर चला जाता है। जब रघु खेत पर जाकर अपनी फसल को देखता है तो भौचक्का रह जाता है और बड़ा दुखी होता है। अरे भाग्यवान, गजब हो गया, गजब, बर्बाद हो गए हम, सब लुट गया, हमारी फसल किसी से ने नष्ट कर दी है। ऐसे कैसे हो सकता है? हो ना हो हमारी फसल को उजाड़ने में जमींदार का ही हाथ है। मैंने पड़ोस वाली गीता से सुना था, जमींदार से जो एक बार कर्ज ले लेता है तो वो सभी के साथ ऐसा ही करता है और उसकी जमीन अपने नाम करवा लेता है। भाग्यवान, जमींदार का कर्ज अब कहाँ से चुकता करेंगे? अब तो फसल से जो उम्मीद थी वो भी टूट गई। आप चिंता मत करो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। अरे भाई रघु, आज मेरी बेटी की गोद भराई है, मेरे घर कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, आप मुझे 2 दिन के लिए अपना कूलर किराए पर दे दो ना। भाई, इतनी गर्मी में मेरे बच्चे कैसे रह पाएंगे, और मेरे पास तो एक ही कूलर है। रघु की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान औरत थी। हाँ, ले जाओ, लेकिन 1 दिन का किराया 50 रुपये लगेगा। आदमी कूलर लेकर चला जाता है। जमींदार के पैसे हम कूलर किराए पर देकर चुकता कर सकते हैं। हाँ भाग्यवान, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रघु का कूलर किराए पर जाने लगा। अब रघु ने जमींदार का पैसा भी चुकता कर दिया और अब रघु के पास इतना पैसा हो गया कि कूलरों की नई दुकान भी खोल ली। आज मेरा कूलर का सपना साकार हुआ। लाख लाख शुक्रिया ऊपर वाले का, हमें एक कूलर के बदले कूलरों के गोदाम का मालिक बना दिया और जमींदार के कर्ज से मुक्त कर दिया।